हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं स्टैंडर्ड 11 चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन के सभी फिगर्स एंड फार्मूलाज के बारे में। तो इस वीडियो को आपको बहुत ही ध्यान से यहाँ पर फोकस के साथ स्टडी करना है। मैंने इस वीडियो में चैप्टर 5 के सारे फार्मूलाज कवर कर लिए, तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है। सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में है। टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, जिसमें एक्सटर्नल एजेंसी लाइक ग्रेविटेशनल एंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ बॉडी इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस, राइट। इसका मतलब ये कि है कि एक्सटर्नल एजेंसीज ग्रेविटेशनल एंड मैग्नेटिक फोर्स, राइट, दूर रहकर भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे जो फोर्सेस है वो फील्ड की वजह से, और फील्ड जहाँ पर भी होगा वहाँ पर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी लग सकता है, राइट। एन एक्सटर्नल फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन मोशन। ऑलवेज किसी भी बॉडी को मोशन में अगर रखना है, राइट, कंटिन्यूसली, जैसे कि कोई व्हीकल है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो कंटिन्यूसली उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना ही पड़ेगा। इनर्शिया का मतलब होता है रेजिस्टेंस टू चेंज, मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट चेंज होना नहीं चाहता है, इस पर्टिकुलर कंडीशन को बोलते हैं इनर्शिया। उसके बाद है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, राइट। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में उसका स्टेटमेंट है, इफ़ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी इज ज़ीरो, इट्स एक्सीलरेशन इज ज़ीरो। Acceleration can be non-zero only if there is a net external force on the body, right। तो यहाँ पर फोर्स ज़ीरो होगा, राइट, तो उसका एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा। अब एक्सेलरेशन नॉन ज़ीरो हो सकता है जब उसका नेट एक्सटर्नल फोर्स, राइट, कुछ हो, राइट, क्योंकि एक्सेलरेशन नॉन ज़ीरो हो सकती है जब उसका नेट एक्सेलरेशन फोर्स वहाँ पर ज़ीरो होगा, राइट। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force and takes place in the direction in which force acts। मतलब कि किसी भी मोमेंटम का चेंज, राइट, किसी भी बॉडी के मोमेंटम का चेंज उस पे फोर्स जो अप्लाई हुआ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है, राइट। मोमेंटम, अगर मोमेंटम की हम लोग बात करें तो उसकी सिंपल फॉर्मूला है वेक्टर p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, राइट, वेक्टर v। तो इस तरीके से उसकी फॉर्मूला हो जाएगी वेक्टर p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका यूनिट की अगर बात करें तो वो होगा किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। अब मोमेंटम को थोड़ा सा अगर डीप में समझे तो जो बॉल होता है, राइट, कोई भी फील्डर बॉल को कैच करने के लिए अपने हाथों को वो पीछे ले जाता है। क्यों पीछे ले जाता है? क्योंकि वो ओवरऑल जो टाइम, जो कांटेक्ट टाइम है वो बढ़ाना चाहता है। अगर कांटेक्ट टाइम बढ़ेगा तभी वहाँ पर फोर्स कम होगा, अदरवाइज़ वो अपने हाथों को स्टिल रखेगा तो क्या होगा, कांटेक्ट टाइम बहुत ही कम हो जाएगा और डैमेज बहुत ही ज़्यादा हो गया। तो कांटेक्ट टाइम एंड फोर्स दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शन में है, राइट। कांटेक्ट टाइम अगर बढ़ेगा तो यहाँ पर फोर्स कम हो जाएगा, कांटेक्ट टाइम अगर कम हो गया तो फोर्स बढ़ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर एक स्टोन को कंटिन्यूसली यूनिफॉर्मली मोशन में रखने के लिए उस पर कंटिन्यूसली फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये जो ऑब्जेक्ट है वो कंटिन्यूसली मोशन में रोटेट करता रहेगा, राइट। देन यहाँ पर अगला पॉइंट समझेंगे उसके डेरिवेशन को, राइट, मोमेंटम के डेरिवेशन को, मतलब कि जो सेकेंड लॉ का जो डेरिवेशन है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, जैसे कि वेक्टर एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू वेक्टर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगता है वो उसी डायरेक्शन में होने वाले मोमेंटम के चेंज की वजह से होता है, राइट। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करें तो वहाँ पर इज इक्वल टू की साइन आएगी और एक कांस्टेंट आएगा जो कि डेल्टा वेक्टर पी अपॉन डेल्टा टी होगा। अब यहाँ पर मान लीजिए कि डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो है, यहाँ पर हमने लिमिट ली, राइट, तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी बिकम्स डेरिवेटिव, तो वहाँ पर इक्वेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, वेक्टर एफ इज इक्वल टू के वेक्टर डी पी अपॉन डी टी, वहाँ पर डेरिवेटिव टर्म आ जाएगा, राइट। इट गिव्स वेक्टर डी पी अपॉन डी टी, तो डी बाई डी टी ऑफ मास इंटू वेलोसिटी,
राइट। मोमेंटम यहाँ पर मास इंटू वेलोसिटी होगा। मास कांस्टेंट उसको बाहर रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा वेक्टर dv अपॉन dt, और वेलोसिटी का डेरिवेशन मतलब कि उसका एक्सेलरेशन मास इंटू वेक्टर ए, राइट। फोर्स का यहाँ पर यूनिट होगा न्यूटन और किलोग्राम मीटर सेकेंड टू इनवर्स, राइट। न्यूटन या फिर किलोग्राम मीटर सेकेंड टू इनवर्स। अब एक्स एक्सिस में जो फोर्स यहाँ पर लग रहा है दैट इज चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन एक्स एक्सिस एंड दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। तो यहाँ पर हम लोग सभी फोर्सेस के कंपोनेंट लिख सकते हैं। सिमिलरली जो भी कंपोनेंट है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम भी चेंज होगा, राइट। डी पी एक्स बाई डी टी मतलब कि एक्स डायरेक्शन में होने वाला मोमेंटम का चेंज। सिमिलरली एफ वाई मतलब कि फोर्स इन वाई डायरेक्शन, तो यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। सिमिलरली फोर्स इन जेड डायरेक्शन, तो चेंज इन मोमेंटम इन जेड डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन जेड डायरेक्शन, राइट। तो यहाँ पर ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर हम लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे अबाउट सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ का फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब कभी भी ऑब्जेक्ट का जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो होगा तो उसका एक्सेलरेशन भी कंपलसरी वहाँ पर ज़ीरो ही मिलने वाला है, राइट। सेकेंड पॉइंट है फोर्सेस कैन बी इन 3 डायमेंशंस एंड सिमिलर फॉर चेंज इन लीनियर मोमेंटम। हमने आगे ही 3 इक्वेशन स्टडी की। एफ एक्स फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, तो चेंज ऑफ मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड दैट इज इक्वल टू मास इन टू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, राइट। तो इस तरीके से ये दूसरा पॉइंट हुआ। अब थर्ड पॉइंट देखेंगे कि मान लीजिए कि एक ट्रेन है, ट्रेन में से एक पर्टिकुलर ट्रेन जो है वो पहले तो ए एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रही है, राइट। उसका जो एक्सेलरेशन है वो ए जितना ए एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रही है। अब जब कभी भी ऐसी ट्रेन में हम जब बैठते हैं और वो ट्रेन बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ रही है, तब हम किसी वेस्ट मटेरियल को वहाँ से फेंकते हैं तो हमें क्या लगेगा, वो वेस्ट मटेरियल पीछे की डायरेक्शन में गया, बट एक्चुअली वो वेस्ट मटेरियल तो नीचे की तरफ ही जाएगा। प्रॉब्लम यहाँ है कि हम लोग आगे की तरफ जाते हैं, वेस्ट मटेरियल तो उस हिसाब से जो कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है उसी हिसाब से वो नीचे की तरफ ही जाएगा, वो कभी भी पीछे की तरफ नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर एक्सीलरेशन से जाता है और हम लोग उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को उस सिस्टम से बाहर फेंक देते हैं, तो वहाँ पर वो ऑब्जेक्ट जो पिछला मोशन है वो भूल जाता है। अब उस पर नया फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, राइट। तो वो पिछला फोर्स, पिछला एक्सेलरेशन सब कुछ भूल गया और जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से वो सिंपली नीचे गिर रहा है। बट ट्रेन में जो भी पर्सन खड़ा होगा उसको क्या लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ गया और नीचे की तरफ, पीछे और नीचे की तरफ मतलब कि इस तरफ गया। बट एक्चुअल में अगर कोई पर्सन बाहर खड़ा होगा तो वो एग्जैक्टली वहाँ पर देख पाएगा कि वो ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली नीचे की तरफ ही गया है, राइट। फिर फोर्थ पॉइंट देखेंगे कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज अ लोकल रिलेशन, मीन्स दैट फोर्स वेक्टर एफ एट अ पॉइंट इन स्पेस एट अ सर्टेन इंस्टेंस ऑफ टाइम इज रिलेटेड टू अ पॉइंट एट दैट इंस्टेंट एक्सेलरेशन हियर एंड नाउ नॉट बाय एनी हिस्ट्री ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल। यहाँ पर सेम चीज़ हमें समझाएगी कि कोई भी ऑब्जेक्ट का जो भी सिस्टम है वो ऑब्जेक्ट उस सिस्टम में है, राइट। तब तक वो ऑब्जेक्ट उसको फॉलो करेगा, बट जैसे ही वो ऑब्जेक्ट सिस्टम से बाहर निकल गया तो वो भूल जाएगा कि वो कौन से सिस्टम में था और वो सिस्टम कितने एक्सेलरेशन से, कितने वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा था। तो वो नए सिस्टम को याद करेगा। नया सिस्टम मतलब कि ऑब्जेक्ट को बाहर फेंकेंगे तो ऑब्वियसली अर्थ का जो भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसको नीचे की तरफ खींचेगा, राइट। तो यहाँ पर ये सेकेंड लॉ के वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पर स्टडी किए। उसके बाद होता है इम्पल्स, राइट। इम्पल्स मतलब कि फोर्स और टाइम ड्यूरेशन का मल्टीप्लिकेशन। इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन। इम्पल्स का दूसरा मतलब भी हम लोग लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम, राइट। इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स का सीधा मतलब ये है कि जब कभी भी कांटेक्ट टाइम बहुत ही छोटा हो
तब ये टर्म बहुत ही काम में लगेगा, राइट। उसके बाद है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो उसका स्टेटमेंट है, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, राइट। हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है और वो बिल्कुल ही उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, राइट। उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ थर्ड लॉ, राइट। तो पहला पॉइंट है, एक्शन एंड रिएक्शंस आर फोर्सेस एंड फोर्सेस ऑलवेज अकर्स इन पेयर्स। एक्शन और रिएक्शन हमेशा फोर्सेस के टाइप का होता है। एक्शन मतलब फोर्स है, रिएक्शन भी एक टाइप का फोर्स है, बट दोनों की डायरेक्शन में चेंज है, राइट। और फोर्सेस यहाँ पर ऑलवेज पेयर्स में आते हैं, राइट। एक्शन है तो रिएक्शन भी होगा। सेकेंड पॉइंट है, देयर इज नो कॉज इफेक्ट रिलेशन इम्प्लाइड इन दी थर्ड लॉ। यहाँ पर कहीं पर भी कॉज एंड इफेक्ट है ही नहीं, राइट। तुरंत ही है, जहाँ जिस टाइम पे एक्शन लग रहा है उसी टाइम पे रिएक्शन भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे एक्शन लगा और दूसरे ही किसी टाइम पे रिएक्शन लग रहा है, राइट। यहाँ पर कोई कॉज ऑफ इफेक्ट नहीं है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, एक्शन रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज नॉट ऑन सेम बॉडी। इस फॉर एग्जाम्पल आप वॉल को पंच करोगे, राइट, तो आप वॉल पे एक्शन दे रहे हो, बट वॉल एज अ रिजल्ट रिएक्शन में आपका जो थंब है, राइट, आपका जो पंच है, आपकी जो उंगलियां है, उसको ही डैमेज कर रहा है। तो दो डिफरेंट बॉडी हुई, एक वॉल हुई और एक आपके हाथ हुए, राइट। तो दोनों डिफरेंट बॉडीज़ पे ही एक्शन एंड रिएक्शन एप्लीकेबल है। अगर मान लीजिए कि हमारे पास दो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है ए एंड बी, तो यहाँ पर लिख सकते हैं फोर्स ऑन ए बाई बी इज इक्वल टू माइनस फोर्स ऑन बी बाई ए। ये अगर एक्शन है तो ये रिएक्शन है। एक्शन रिएक्शन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, राइट। वेक्टर एफ ए बी एंड वेक्टर एफ बी ए आर इंटरनल फोर्सेज ऑफ द सिस्टम ए प्लस बी। एफ ए बी एंड एफ बी ए एक्शन एंड रिएक्शंस आर इंटरनल फोर्सेज ऑफ द सिस्टम ए एंड बी बोथ। अगर हम लोग वॉल को पंच करते हैं तो सिस्टम में मेरे हाथ भी आएगा और वॉल भी आएगा, राइट। तो वो तब इंटरनल फोर्सेस कहलाएंगे, राइट। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। उसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन मतलब कि कांस्टेंट, मतलब कि यहाँ पर मोमेंटम कांस्टेंट रहने वाला है, मतलब कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, राइट। तो इसको एक एग्जांपल से समझेंगे, जैसे कि मेरे पास एक बुलेट है, बुलेट का मोमेंटम मान लीजिए कि वेक्टर पी बी है, और एक गन है, गन का मोमेंटम है वेक्टर पी जी। तो ऑब्वियसली वेक्टर पी जी इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे माइनस वेक्टर पी बी। दोनों सेम है बट एक दूसरे को ऑपोजिट होंगे। मान लीजिए कि गन में से बुलेट फायर हो रही है, तो बुलेट ऑब्वियसली आगे की तरफ जाएगी, उसका मोमेंटम आगे की तरफ होगा, और गन पीछे की तरफ जाएगी, उसका मोमेंट पीछे की तरफ होगा, इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा। अगर मान लीजिए वेक्टर पी बी पीछे की तरफ ले जाएं लेफ्ट हैंड साइड, तो वेक्टर पी बी प्लस वेक्टर पी जी इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरैक्टिंग पार्टिकल इज कंजर्व्ड। मोमेंटम यहाँ पर कंजर्व रहेगा, इसी को हम लोग बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, राइट। उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, तो मान लीजिए कि हमारे पास दो डिफरेंट बॉडीज़ है ए एंड बी। इनिशियल मोमेंटा ऑफ ए वेक्टर पी ए, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी वेक्टर पी पी बी, फाइनल मोमेंटम ऑफ ए वेक्टर पी ए डैश एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ बी वेक्टर पी बी डैश, राइट। तो वेक्टर एफ ए बी डेल्टा टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, मतलब कि फाइनल मोमेंटम ऑफ ए माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए। सिमिलरली वेक्टर एफ बी ए डेल्टा टी इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ बी माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी, राइट। तो फोर्स ऑन ए बाई बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑन बी बाई ए होगा यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए मतलब फाइनल मोमेंटम ऑफ ए माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फाइनल मोमेंटम ऑफ बी माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी, राइट। यहाँ पर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की मदद से ये लिख सकते हैं कि अगर एक बॉडी का चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दूसरी बी बॉडी का चेंज इन मोमेंटम, राइट। तो एज अ रिजल्ट यहाँ पर टोटल मतलब कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम लिख सकते हैं, इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, राइट। उसके बाद है इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल। तो इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल में यहाँ पर है, मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट पे
राइट हैंड साइड से फोर्स लग रहा है F1 एंड लेफ्ट हैंड साइड से फोर्स लग रहा है F2। तो वेक्टर F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर F2, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर सिस्टम न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है, राइट। वेक्टर F1 इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर F2। ओके, दूसरे पर्टिकुलर एग्जांपल में मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, उस पर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में F1 और दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, राइट, वेक्टर F2। और अगर ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है, राइट, तो तीसरा जो फोर्स है वो इस तरीके से लगेगा कि वो दो पहले फोर्सेस के रिजल्टेंट के एग्जैक्ट इक्वल और ऑपोजिट होगा। मतलब कि वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 उनका रिजल्टेंट हमें इस डायरेक्शन में मिलेगा, राइट। बट F3 उसी मैग्नीट्यूड का बट ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर एग्जर्ट हो रहा है, राइट। इसीलिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होगा वो रेस्ट पे होगा। हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है। तो वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 इज इक्वल टू 0 वेक्टर, राइट। ओके, मान लीजिए कि हमारे पास तीन फोर्स है और तीनों पर्टिकुलरली तीनों डायमेंशन में, जैसे कि F1x, F2x एंड F3x, तो तीनों का समेशन इन पर्टिकुलर x डायरेक्शन में, अगर वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ पर समेशन हमें 0 मिलेगा। सिमिलरली तीनों फोर्सेस का समेशन इन y डायरेक्शन वो भी 0 होगा और तीनों फोर्सेस का एल्जेब्रिक समेशन इन z डायरेक्शन वो भी यहाँ पर 0 होगा अगर हमारा ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो, और उस पर नेट फोर्स यहाँ पर हमें 0 मिल रहा है, राइट। उसके बाद कॉमन फोर्सेस इन नेचर, राइट, कुछ कॉमन फोर्सेस होते हैं नेचर के, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि एक क्रेन है, वो पर्टिकुलर एक रस्सी से एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लिफ्ट कर रही है। उस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो mg जितना है। तो यहाँ पर जो रस्सी है उस पर टेंशन लगेगा और वो t जितना होगा। तो यहाँ पर t और mg दोनों ही सेम होंगे, राइट, क्योंकि जो रस्सी है वो इतना वेट लिफ्ट कर रही है, तो यहाँ पर टेंशन और वेट दोनों ही सेम लगेंगे। सिमिलरली यहाँ पर स्प्रिंग का एक एग्जांपल लिया गया है, राइट। तो स्प्रिंग के एग्जांपल में एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, राइट, उसको एक स्प्रिंग से हमने यहाँ पर लटकाया है। तो मास m, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा है, राइट, और जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, राइट। तो यहाँ पर भी जो रिस्टोरिंग फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। सिमिलरली एक रॉड है, राइट, जो कि हमने यहाँ पर पानी में या फिर लिक्विड में रखा है और ये जो रॉड है उसको हम लोग अगर स्टीर कर रहे हैं, राइट, तो वहाँ पर फिर से रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा इस रॉड के कारण उस पर्टिकुलर मीडियम में, राइट, और वो मीडियम भी इस रॉड पे फोर्स लगाएगा, राइट। इस तरीके से फोर्सेस यहाँ पर एक्सर्ट होते हैं। देन यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है फ्रिक्शन, राइट। तो फ्रिक्शन की अगर बात करें तो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m, राइट, एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर अप्लाई हो रहा है और फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। जब कभी भी किसी ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स जो भी डायरेक्शन में एक्सर्ट हो रहा है उसके ऑपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है। और यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है वो अभी भी स्टेशनरी है, राइट, तो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, राइट, जहाँ पर म्यू एस है स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एन है नॉर्मल फोर्स, राइट। तो यहाँ पर हम लोग फोर्स तब तक लगा सकते हैं जब तक कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में ना आए। जब तक मोशन में ना आए तब तक यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, राइट। जब ये ऑब्जेक्ट मोशन में आना स्टार्ट करेगा तब जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन भी एक्सटर्नल फोर्स के ऑपोजिट ही लगेगा। तो वेक्टर एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन, जहाँ पर म्यू के है काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, राइट। अगर इस पर्टिकुलर सिस्टम में हम लोग इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन अगर फाइंड आउट करना चाहें तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स, नेट फोर्स मतलब कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड माइनस काइनेटिक फोर्स अपॉन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। उसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन मतलब कि यहाँ पर जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट
रोटेशनल मोशन करता है और तब जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। जब कभी भी अगर हम लोग स्फीयर की बात करें और स्फीयर को हम लोग ऐसे सरफेस पे रोटेट करवाए, राइट, उसको रगड़ाए, तो वो जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो कम फ्रिक्शन के साथ आगे बढ़ेगा। बट अगर दूसरी ओर मान लीजिए कि वही ऑब्जेक्ट को हम लोग ट्रांसलेशन मोशन करवाए तो वहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। तो रोलिंग फ्रिक्शन कम लगने की वजह से हम उसका यूज़ कर सकते हैं बड़े बड़े सिस्टम्स में, क्योंकि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन लगने की वजह से जो पर्टिकुलर मशीनरी है वो बहुत ही जल्दी डैमेज हो जाती है। तो उसको कम करने के लिए यहाँ पर हम लोग इस तरीके से बॉल बेयरिंग्स का यूज़ करेंगे, जहाँ पर दो पर्टिकुलर रोल्स के बीच हम लोग स्फीयर का यूज़ करेंगे कि जिससे स्फीयर रोटेट होते रहे और यहाँ पर कम फ्रिक्शन लगे। सिमिलरली इसका जो प्रिंसिपल है हम लोग यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक डिस्क है और डिस्क में एक पर्टिकुलर जगह है, होल है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग पाइप सेट करके उसके ऊपर एक बलून रखें जिसमें बराबर हवा भरी है, तो यहाँ से जो हवा है वो नीचे की तरफ जाएगी और ये जो सरफेस है उसको एयर मीडियम प्रोवाइड करेगी, क्योंकि सरफेस और ग्राउंड सरफेस के बीच में जो जगह है वो बनाएगी, एक स्पेस बनाएगी कि जिससे यहाँ पर फ्रिक्शन कम लगे, राइट। तो यहाँ पर रोलिंग फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन कम लगेगा तो ये जो डिस्क है वो इजीली यहाँ पर मूव होती चली जाएगी, राइट। तो ये एक रोलिंग फ्रिक्शन का फ़ायदा है। उसके बाद है सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में पर्टिकुलर एक व्हीकल एक पर्टिकुलर रोड से आगे बढ़ रहा है, राइट, और वो सर्कल में जा रहा है, इस तरीके से सर्कुलर रोड है, राइट। और सर्कुलर रोड का जो रेडियस है वो है कैपिटल आर। तो वहाँ पर ये जो व्हीकल है, ये जो कार है, उसको एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन से आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये कंडीशन है कि जिससे ये जो कार है वो सर्कल में घूम पाए, राइट। तो वो एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की फॉर्मूला है v²/r, राइट। तो इस तरीके से वो जो कार है वो पर्टिकुलर सर्कल में यहाँ पर रोटेट होती चली जाए, घूमती चली जाए, राइट। अब यहाँ पर उसी कार का अगर एग्जांपल लें तो उस कार पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स जो कि इस डायरेक्शन में लगेगा, राइट, लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन, और वेट होगा mg जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब सेफली अगर कार को यहाँ पर मूव करना है, ट्रैवल करना है सर्कुलर रोड पे, तो उसकी जो स्पीड होनी चाहिए वो होनी चाहिए v² = μs स्टैटिक कोएफिशिएंट फ्रिक्शन इंटू r इंटू जी, राइट। तो यहाँ पर r हमारा रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, राइट। अब आगे हम लोग बात करेंगे बैंक्ड कर्व्ड रोड की, राइट। तो बैंक्ड रोड में यहाँ पर हमारे पास जो पाथ है वो स्लांटेड है और जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर उसका जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो नीचे की तरफ है, राइट, क्योंकि जो ढलाव है वो नीचे की तरफ है, राइट। और यहाँ पर जो बैंक्ड कर्व्ड रोड है उसका एंगल वो होगा थीटा, राइट। ओके, अब इस कार पे जितने भी यहाँ पर फोर्स एक्सर्ट हो रहे हैं सभी फोर्स को यहाँ पर लिखें तो पहले तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v²/r, राइट। फिर नॉर्मल रिएक्शन जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, फिर ऊपर का जो कंपोनेंट होगा वो होगा n cos थीटा, क्योंकि हमारा थीटा ये बन जाएगा, राइट। सिमिलरली जो n sin थीटा होगा वो इस डायरेक्शन में मिलेगा, राइट। जो F है फ्रिक्शनल फोर्स है उसके भी दो कंपोनेंट हो गए, एक तो F sin थीटा नीचे की तरफ और F cos थीटा हॉरिजॉन्टली, राइट। और वेट होगा mg। यहाँ पर भी फोर्स के सारे कंपोनेंट्स दिखाए गए हैं, जैसे कि n, तो यहाँ पर n cos थीटा होगा, यहाँ पर F के कंपोनेंट F cos थीटा, F sin थीटा और वेट होगा mg जितना, राइट। तो ये बैंक्ड कर्व्ड रोड के लिए है। और बैंक्ड कर्व रोड में जो मिनिमम सेफ स्पीड है उसकी फॉर्मूला की बात करें तो Vmax = Rg इंटू μs प्लस tan थीटा अपॉन 1 - μs tan थीटा रेज टू 1/2, राइट। अब जब कभी भी μs = 0, प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कभी भी 0 नहीं हो सकता। बट मान लीजिए कि वैक्यूम हमने बना लिया और μs = 0 है, तो तब ऑप्टिमम स्पीड Vo = Rg tan थीटा रेज टू 1/2। तो यहाँ पर ये ऑप्टिमम स्पीड की बात हो रही है, राइट।
उसके बाद हम लोग वेरियस फोर्सेस इन मैकेनिक्स की अगर बात करें तो मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर हमें सिस्टम दिया गया है, जैसे कि 3 ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, मास m1 m2 एंड m3। m1 पे f जितना फोर्स लग रहा है, राइट। तो f जितना यहाँ पर फोर्स लग रहा है, तो तब यहाँ पर जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग m1 m2 के बीच यहाँ पर कनेक्टेड है और यहाँ पर m2 और m3 के बीच स्ट्रिंग कनेक्टेड है, राइट। तो m2 पे फोर्स लगेगा f2 एंड m3 पे फोर्स लगेगा f3। तो बारी बारी से हम लोग सभी फोर्सेस के इक्वेशन को यहाँ पर डिराइव करेंगे। तो पहले एक्सेलरेशन की बात करेंगे कि पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, सभी मासिस का समेशन, राइट। अब F2 फोर्स की फॉर्मूला लिखेंगे तो F2 यहाँ पर M2 पे लग रहा है, तो M2 M3 से कनेक्टेड है, तो F2 इज इक्वल टू M2 प्लस M3 इंटू होल एक्सेलरेशन, राइट। सिमिलरली F3 की अगर बात करें तो F3 पे जो फोर्स लग रहा है, राइट, वो M3 पे ही लग रहा है, तो F3 इज इक्वल टू थर्ड ऑब्जेक्ट मास इंटू होल एक्सेलरेशन, होल सिस्टम एक्सेलरेशन, राइट। तो यहाँ पर ये सारे ही फार्मूलाज हमने कवर किए और ये सारे फार्मूलाज हमारे पास चैप्टर 5 के लॉज ऑफ मोशन के फार्मूलाज थे, राइट। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे चैप्टर 5 के सभी फिगर्स एंड फार्मूलाज। तो फ्रेंड्स, लाइक आवर वीडियोस, share our videos, comment in the comment box, subscribe to our channel, and at last, thank you for watching.